जैसे सब लोग कहते हैं ना कि जब उस जगह से आओ तो एक भारीपन महसूस होता है या वहां मुझे बहुत जाओ लाइट तब फील होता है कि सबके फूल चुन करके अलग अलग मटकी में, हांडी में उनको सबको एक साथ ले जा करके उनकी मोक्ष प्राप्ति की, उनका पूरा पिंडदान करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्ति मिल जाए और प्रभु इनको दोबारा जो जन्म दे वो पूरा भरा पूरा परिवार दे, क्योंकि इस जन्म में तो वो लावारिस रह गए। आप इसलिए लाशेड होती है कि अपनी बेटी की पढ़ाई करा सके, तो उसमें क्या सच्चाई है? कोरोना की आड़ में एनजीओ संचालिका डॉक्टर के साथ मिलकर के करती हैं अंगों की तस्करी। अच्छा जी, ये तो हम लोग ने जो बातचीत करी, ये आपके एक क्वेश्चन से हम दूसरे क्वेश्चन पे भटक गए कह सकते हैं, या उससे दूसरे क्वेश्चंस निकल आए मेरे। लेकिन मैं आपसे एक वो भी दौर पूछना चाह रही हूँ जिससे आपके काम को मतलब समाज ने जाना, वो कोरोना टाइम वाला। तो आपने मतलब जो आपका जो हमारा वो 2021 का कोरोना टाइम था, आपने जो है निःशुल्क शव वाहन स्टार्ट किए थे, उसके पीछे का जितना हम लोग जानते कि शायद वहाँ पे आपकी एक फ्रेंड जो आपकी मतलब खास दोस्त थी, उनकी बिल्कुल। डेथ हो गई थी। तो थोड़ा सा मैं वो उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे कि ओके। कैसे आपने मतलब उस चीज़ को मैनेज किया, क्या फेस आया था आपके सामने? ये एक विडंबना ही आप कहेंगे कि समाज सेवा हमारी लगभग टीनेज से ही सारी चल रही थी, लेकिन हाँ, विडंबना कहें या जो भी आप इसको, जैसा भी आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें, कि एक जो लोगों ने जान रहे थे, लेकिन एक बड़ा जो रूप सामने उभर के आया था वो डेफिनेटली कोरोना का ही समय था। हुआ कुछ यूं कि शाम के समय मेरे पास एक कॉल आती है, शाम वही लगभग 7:30-8 जी। बजे के लगभग एक मेरे पास कॉल आती है। कोरोना का फर्स्ट फेज हमारा ख़त्म हो चुका था, सेकंड उफान मार रहा था। मारा नहीं था, बस जी, जी। मारने को था। उस बीचों ही मुझे याद पड़ता है कि वो कॉल आई, ये वो दौर था जिस समय अस्पतालों में एडमिशन के लिए मारामारी चल रही, स्टार्टिंग, हाँ, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग का फेज था। तो मेरे पास कॉल आती है कि बेटा, हम मेहा के, तो तुम्हारी दोस्त जो मेहा है उसके पापा बोल रहे हैं। मेहा के फादर की मेरे पास कॉल आई थी और मेहा की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है कहीं पे। तो किसी तरह से वो डीएम के यहाँ फ़ोन करू करके किसी तरह से एडमिशन करा गया। 2 से 3 दिन के बाद में मेरे पास दोबारा एक कॉल आती है कि बेटा, तुम्हारी दोस्त जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो धक्का लगा मुझे, और हम जब पहुँचे हैं राम मनोहर लोहिया, हम पहुँचे थे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज और शव वाहन, ये लोहिया से ही स्टार्ट हुए थे, क्योंकि मेहा की डेथ लोहिया हॉस्पिटल में हुई थी। ठीक है। एक नया चीज़ मेरे सामने वो आया जो लगातार अस्पतालों का रुख करते होने के बावजूद वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ दिखाने के लिए ये घटना हुई, अब क्या भाई, प्रभु की लीला प्रभु समझे, प्रभु जाने। उनको ये काम लेना था, उनको ये काम कराना था मुझे, इसलिए ये हुआ, या कुछ जो भी रहा हो। जी। मैंने पाया कि मेहा की जब डेथ होती है और उसको एक शव वाहन की ज़रूरत होती है भाई, वहाँ चूँकि सरकारी नियम उस समय ये हो गए थे कि डेड बॉडी को घरों तक, कोरोना वाले नहीं, पेशेंट्स की बॉडीज़ को घर नहीं जाने दे रहे थे, नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर पे ही जाना होता था। तो नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर के लिए जब हमने शव वाहन को अप्रोच किया, तो छोटी छोटी दूरी के लिए राम मनोहर लोहिया से बैकुंठ धाम जाने के लिए मुझे लगता है मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी होगी। तो 4 किलोमीटर की दूरी के लिए 14,000, 10,000, 15,000 अलग अलग गाड़ियों से जब हम पता कर रहे थे, सब मनमानी, अपना एकदम मनगढ़ंत, क्योंकि उस समय किसी का कोई जोर तो चल पा नहीं रहा था, सब घरों में इतने बंद थे, तो जिसको जो मर्जी आए, दवाइयाँ भी ऐसी आनंद फानंद सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये दिमाग में हिट किया कि यार, इतनी छोटी दूरी के लिए फिर किसी तरह से खैर करा तो दिया गया, उसका मेहा का क्रिमेशन कराया, लेकिन वो दिमाग से, जहन से वो चीज़ें नहीं जा रही थी। उसी रात में क्रिमेशन के बाद मैंने अपने हाथों से उसके भाइयों के दोस्तों के साथ मिल करके मेहा का क्रिमेशन करा गुलाला घाट पे। और जब हम घर वापस आए तो वो दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही थी, और मैंने तय किया कि ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी पिछले 3-4 घंटे से जो मैंने फेस की है, ये हज़ारों लोग और भी फेस कर रहे होंगे। तो जो मैंने फेस किया, अब वो मैंने तय किया कि हम दूसरा किसी भी पेशेंट को ये फेस नहीं करने देंगे। तो रातों रात मैंने एक सर्विस को मतलब एक जहन में एक आया
कि मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और निशुल्क शव वाहन के रूप में मैंने नेक्स्ट डे से ही एक गाड़ी लगा दी। और वो इतना मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा रिक्वायर होगी वो गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा लोगों को वो निशुल्क सेवा की ज़रूरत थी। और पहले दिन मुझे 5 केसेस मिलते हैं, और धीरे धीरे 7-8 दिन के अंदर 7 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट, मतलब जितना हमें लोगों ने हेल्प की, लोग हमें देते जा रहे थे और हम उन गाड़ियों को लगाए जा रहे थे। तो एक डीआरडीओ में, एक मेडिकल कॉलेज में, राम मनोहर लोहिया में, मॉर्चरी के बाहर, गुल्लाला घाट, बैकुंठ धाम, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़े। एक गाड़ी ऐसी थी जो सिर्फ पेशेंट को ला ले जा रही थी, सिर्फ शव वाहन के लिए। मुझे लगा कि एक पेशेंट के लिए भी गाड़ी की ज़रूरत है। उस समय ये आपदा में अवसर तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हाँ, उस आपदा की एक रिक्वायरमेंट थी जो लोगों तक को पता नहीं चल पा रही थी। लोगों को लग रहा था कि एक सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या अस्पतालों में बेड की रिक्वायरमेंट है, या लोगों को लग रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है। एक वो हिडन रिक्वायरमेंट थी जो बहुत जेन्युइन थी, लोगों को ज़रूरत थी। और वो सर्विसेज जो उस समय कोरोना के दौर में मेहा की वजह से जो शुरू हुई थी, जो सिर्फ लखनऊ को कवर कर रही थी, प्रभु की कृपा से आप सब लोगों की इतनी दुआएं हैं कि अब वो पूरे यूपी को कवर करती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाँ, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये सर्विसेज। तो वो ये सर्विसेज थी जो मेहा की वजह से स्टार्ट हुई तो कोरोना के समय। जैसे जो आपने बोला कि जो आपकी फ्रेंड थी नेहा, मेहा। सॉरी मेहा, तो उनको जैसे उनका जो अंतिम संस्कार आपने किया था वो आपने खुद अपने हाँ, हाथ से किया मैं था? और मेहा का एक भाई है सागर, सागर के कुछ फ्रेंड्स थे, हम सब लोगों ने मिलके किया था। वो चूंकि विवाहिता थी, तो उसको वो रेड कलर की साड़ी पहनाना, वो पूरा सुहागन, चुन्नी, हाँ। सुहाग वाला जो होता है ना जी सिस्टम, जी जी जी। हाँ, और पूरा लकड़ी में, तो वो सारी चीज़ें, हाँ, सिंदूर भरना एंड ऑल। क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय क्रिमेशन के टाइम पे बहुत लोग आते नहीं थे। कोई नहीं जाता था, हाँ मतलब लोग हाँ अपनों को ही हाँ छोड़ देते थे उस हाँ, वक्त। तो इसलिए वो सारी चीज़ें फिर मैंने की थी, मुझे बिल्कुल। क्या फील किया था आपने? हाँ, वो मेरी दोस्त थी, और वो कभी कभी बैठेंगे तो कभी उसके भी किस्से हम आपको बताएंगे। हमारी और मेहा की दोस्ती ऐसी थी कि अगर आशा सिंह मैम मुझसे कहती थी कि क्लास से निकल जाओ, तो उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मेरे पीछे पीछे खुद ब खुद आ जाती थी। हमारी दोस्ती उस लेवल की थी। तो एक दोस्त को इस तरह से क्रिमेट करना, और वैसे ये लाइन मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि बीइंग अ फीमेल, मेरे लिए मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड को क्रिमेट करना, और तो मेरे लिए बहुत टफ था, यही बहुत यही टफ मैं था। लेकिन आप ये सोचो कि उसकी डेथ मुझे क्या दे के गई है, मुझे क्या, मुझे वो सोच दे करके गई, और उस सोच की वजह से हज़ारों लोगों की मदद। तो आप ये सोचो कि उसकी डेथ खाली नहीं गई है, नहीं, ये तो वो बात सोच सही है। वहाँ से डेवलप हुई कि हम अब किसी को परेशान नहीं होने देंगे, और उस सोच की वजह से आज तक दसियों हजार लोगों तक निशुल्क शव वाहन और निशुल्क एम्बुलेंस पहुँच गए हैं। तो जो ये मतलब जैसे आप खुद अपने हाथ से अंतिम संस्कार करती हैं, तो ये आप पहले से कर रही थी या कोरोना के बाद से ही स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, लोगों को लगता है कि ये क्रिमेशन वाला जो काम है मैंने कोरोना से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। इस कार्य को करते करते 10 साल हो रहे, कोरोना को अगर 5 साल हुए हैं, तो इन कार्यों को करते अच्छा, मतलब करते आप पहले पर्टिकुलर, से हाँ, कर रही क्रिमेशन वाला काम। देखो एक बात बताऊं, फर्क समझो आप, कि समाज सेवा हमारी टीनेज से चल रही थी, क्रिमेशन वाला काम हमारा अब 10 साल हो रहे हैं, ये उस समय चल रहे थे। तो मान लो 5 साल आप घटा दो, तो कोरोना के समय से 5 साल पहले से ये सारी सेवाएं चल रही थी, क्रिमेशन वाला पर्टिकुलर। हाँ, मेहा की डेथ ने और कोरोना ने जो मुझे नया जो एक सर्विस वो प्रोवाइड निःशुल्क की, शव वाहन वो का निशुल्क शव वाहन की और निशुल्क एम्बुलेंस की सर्विसेज हमारी कोरोना की देन है। कोरोना की। जैसे आपने बोला कि जो लावारिस मतलब जो ये शव होते हैं, जब आप इनका अंतिम संस्कार करती हैं, तो पहले तो आपको मतलब जैसे आपको पता कैसे चलता है कि वहाँ पे प्रोसीजर क्या है, हाँ, उसका क्या प्रोसीजर, और वेरी कॉमन दूसरा, क्वेश्चन। हाँ, और दूसरा मुझे ये भी पता करना है कि आप कैसे, जैसे आपने बोला ना कि जो जिस धर्म का होता है आप उसका, क्रिमेशन हाँ, कैसे कैसे करते हैं, तो वो आपको कैसे, मतलब जैसे वो लावारिस पता है तो कैसे आपको चलता कैसे है। पता चलता है? ठीक है, आम धारणा ये है कि लोगों को लगता है कि वर्षा ऐसे कहीं जा रही है और उसको सड़क पे एक लावारिस शव मिल जाता है, और वर्षा उसको उठाती है, गाड़ी में डालती है और उसको क्रिमेट कर देती है। नो नो, ऐसा नहीं हाँ, होता ये है। मुझे जानना इट्स अ है। लेंदी प्रोसीजर एंड इट्स अ लीगल प्रोसीजर। तो
सबसे पहले मान लो अगर डेड बॉडी मुझे कहीं पे मिलती है तो मुझे जिस एरिया में मिलती है उस एरिया के थाना को मुझे उस क्षेत्र में उसको इन्फॉर्म करना होता है। पुलिस आती है, मैं पहले बॉडी को हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ, है ना। हाँ, कुछ एविडेंस होते हैं, पता नहीं वो हत्या की गई हो या कोई महिला है तो वो उसके साथ रेप हुआ हो या प्रेग्नेंट हो या क्या रीज़न है, रीज़न आपको नहीं पता होता, डेथ का कॉज नहीं पता होता, इसलिए मैं बॉडी नहीं छू सकती हूँ। तो होता क्या, अगर मुझे बॉडी मिलती है तो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है, और अगर पुलिस को मिलती है तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। मोटा मोटा मैं आपको प्रोसीजर ये बता सकती हूँ कि बॉडी जो डेथ वाली बॉडी होती है उसको मॉर्चरी ले जाते हैं, 72 घंटे जिस एरिया में वो बॉडी मिलती है उसको फोटो सहित एक नोटिस चस्पा की जाती है, चस्पा में चिपकाया जाता है। अगर उस तस्वीर से पहचान उसको कहीं मिल जाती है, कोई पहचानता है और उसको कोई वारिस मिल जाता है तो वो बॉडी उसको सुपुर्द कर दी जाती है। अदरवाइज वो बॉडी 72 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें रीज़न पता लगाया जाता है, उसका विसरा होता है, एक बॉक्स में विसरा रखते हैं, उस 5 शरीर का छोटा छोटा अंग उसमें पार्ट्स रखे जाते हैं, उस विसरा के ऊपर पूरा एग्जामिन होता है कि डेथ का कॉज क्या था, और उसके बाद में उसको फिर पोस्टमार्टम को सिल दिया जाता है। सिलने के बाद में बॉडी को बॉडी बैग में डालते हैं, बॉडी बैग में डाल करके मुझे कॉल आती है, मैं अपनी गाड़ी लगा देती हूँ, ले करके जाते हैं। हमारे डेली का ये है। धर्म का पता कैसे चलता है तो मैं आपको बताऊँ कि जो मॉर्चरी में जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है तो मेल अगर मुस्लिम है तो आपको पता ही होगा कि उनका पता चल जाता है, तो वो पर्ची पे वैसे ही लिख दिया जाता है कि मुस्लिम है, उसकी बॉडी जाती है ऐशबाग। या कभी कोई बॉडीज ऐसी भी होती है, मान लो जिस मोहल्ले में मरा हुआ व्यक्ति वो होता है, कोई भी भिखारी होता है, वो भी उस मोहल्ले का तो लोकेशन में तो लोग जानते ही है ना, उसको किसी ना किसी नाम से तो बुलाते ही है ना। या जो उसकी उठने बैठने की जो एक्टिविटी होती है, खान पान की एक्टिविटी या बोलने का जो लहजा होता है ना, उससे मोहल्ले वाले बता देते हैं कि ये मुस्लिम था या ये हिंदू था। और कभी कोई बॉडी मतलब जैसे मान लीजिए आपने उसको क्रिमिनेट कर दिया, उसके बाद कोई उसको क्लेम करने आ जाए तो फिर हाँ, एक बार हुआ था ऐसा, मैं बताती हूँ। सेम नाम की 2 लड़कियों ने सुसाइड किया। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि ये लीगल सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उसमें बॉडी जो है बदल गई थी। बड़ा ये भी काम पुलिस का है, तो वो मतलब उसको नहीं हैंडल नहीं मुझे नहीं हैंडल करना पड़ता। मैं बॉडी तब क्रिमेट करती हूँ जब मेरे पास पूरी रसीद होती है, मेरे पास एक एसआई आता है, एक एसआई को नियुक्त किया जाता है, सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है। उस 72 घंटे तक उसको कोई भी उस एसआई को दूसरा काम नहीं दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक चाहे लावारिस बॉडी ही क्यों ना हो, लेकिन वो तब तक तो उसको लावारिस घोषित नहीं किया जाता है ना, जब तक ये प्रोसीजर पूरा हो करके क्रिमेट ना हो जाए तब तक उसको वारिस ही हम लोग मान के चलते हैं। वैसा ही पूरी तरह से उस बॉडी को के लिए नियुक्त होता है, उस बॉडी की देखरेख करता है, उस बॉडी के बारे में पता लगाता रहता है, और उस बीचों कोई आ जाता है तो उनको दे देते हैं, अदरवाइज तब फिर वो लावारिस घोषित की जाती है। पुलिस समझे। इस पूरे कोरोना टाइम में आपने मतलब सबके लिए इतना किया, सब कुछ, आपको कभी कोरोना मतलब हुआ कि जैसे इतना सब करने के बाद में लोग एक दूसरे को हल्का सा भी टच कर रहे थे तो हो रहा था, इतनी चीजें फैल रही थी, तो आप मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट कोरोना का फेज खत्म हो रहा था और सेकंड स्टार्ट होना था, उस बीचों मुझे हुआ था, और उसके भी पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्यों हुआ मुझे कोरोना। अदरवाइज तो 24 घंटे जब हम पूरा फील्ड पे ही रह करके वो रह रहे थे तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी थी। मेरी देवरानी को कैंसर हुआ था और वो 9 महीने लगभग एडमिट रही थी। ये वही फेज़ है कि वो फर्स्ट और सेकंड के बीच का ही ये फेज़ है। तो उसी में कुछ कोताही हुई हमसे, खान पान लगभग मुझे लगता है 48 to 50 आवर्स ना मैं सो पाई थी ना मैं कुछ खा पाई थी। उस समय जो मेरा इम्यूनिटी गड़बड़ हुई तब मुझे ये कोरोना हो गया था, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा, मुझे कुछ आपसे ऐसी चीज़ें पूछनी है, जैसे मतलब महिला होकर के अंतिम संस्कार करना, तो आपके सामने कोई ऐसा समाज के क्वेश्चंस नहीं आए कि आप क्यों कर रहे हो, ये पुरुषों का काम है, तो ये क्वेश्चन तो मतलब जैसे सब नॉर्मली करते होंगे आपसे। आप गरुड़ पुराण उठा के देखो, पहली बात तो हम ये भ्रम आपका तोड़ दें कि महिलाओं को अंतिम संस्कार करने की मनाही है। मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूं, लोगों को लगता है, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन जब आप थोड़ा सा रिसर्च
करो, पढ़ो आप उस चीज़ों को, तो किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं का अंतिम संस्कार के लिए जाना मना है या उनके अपने हाथों से अंतिम संस्कार करना मना है। ये दोनों की मनाही नहीं है। लेकिन मैं अब रीज़न बताती हूँ जो मुझे समझ में आता है। पहले क्या होता होगा कि भाई मर जाता होगा कोई व्यक्ति, जब आप क्रेमेशन के लिए जाते हैं पूरे दिन का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के बाद मान लो जब डेथ हुई, डेथ में फिर ले करके गए, उन्होंने उसको क्रिमेट किया, क्रिमेट करके एक पूजा हुई, पाठ हुई, फिर वो कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया के बाद में फिर जब वो घर इन्होंने तय किया होगा कि जब इतने पूरे दिन भर के बाद जब वो घर आएंगे, घर आने के बाद में भूख लगी होगी, ऑब्वियसली बाहर तो कुछ नहीं खा पाएंगे आप उस समय, तो घर आएंगे तो भूख लगी होगी, तो खाना कौन देगा? तो ऑब्वियस है कि एक स्त्री देगी। ये नियम तय किए गए होंगे, इन वजहों से एक स्त्री को घर में रखा गया होगा, है ना। और चूंकि स्त्री ज़्यादा रही होगी तो उसको एक उसमें ये बगा ना कि ये वो सारी चीज़ें देख नहीं पाएगी, तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें देखी गई होंगी, तो ये नियम डेवलप किए गए होंगे। और हमारे समाज में आप एक विडंबना देखो कि हमें हमारी जनरेशन तक भी अब हम लोग अवेयर हैं, तो हम आगे वाली जनरेशन को एक सही लॉजिकल तरीके से चीज़ें बताते हैं। जैसे पीरियड्स में अचार क्यों नहीं छूना है, मंदिर नहीं जाना है, सेक्स क्यों नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जब हमारे समाज में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको गलत तरीके से बताया गया है। मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? पीरियड्स में मंदिर, मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स में पहली बात, आप ग्रंथ उठा करके देख लो, कहीं मना ही नहीं है। पीरियड्स में आप आराम से मंदिर जा सकते हो। एक स्त्री के ऊपर काम का एक, भाई देखो, आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे, आप एक दिन काम पे नहीं जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको खाने को ना मिले, लेकिन एक दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। पहले पुरुषों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक सेक्स होता था परिवार बढ़ाने के अलावा, एक उसके समाज में ये इस कंट्रीब्यूशन के अलावा एक एंटरटेनमेंट के नाम पे भी सिर्फ एक सेक्स को ही रखा जाता था। तो पहले क्या होता होगा कि पीरियड्स के समय भी आपको वो पुरुष सेक्स के लिए अप्रोच करता होगा, इसलिए आपको 3 दिन से 5 दिन का नियम बनाया गया कि बिस्तर पे नहीं सोएगी महिला, उसको अलग कमरे में, क्योंकि पुरुष आपको नहीं फिर बख्शेगा नहीं ना। तो ये जो नियम आया होगा, बिस्तर पे ना सोना, पुरुष को ना छूना, और 3 दिन किचन से भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस वजह से महिलाओं को पूरे 1 महीने में 3 से 5 दिन की वो छुट्टी समझ लो दी जाती थी, तो उसको एक पीरियड्स का बहाना दिया गया। तो ये सारी कड़ी जुड़ी हुई हैं, ये एक चेन है, इसलिए आपको कहा गया, मना कर दिया गया और गंदी तरीके से परोसा गया, गलत तरीके बताए गए हमको, इसलिए हमने नफरत की है अपने नियम कानूनों से। इसका सबका साइंटिफिक रीजन है। हाँ, जैसे आप मान लीजिए आपका बिजी शेड्यूल है, आप गए, आपने मॉर्निंग में 2 मतलब बॉडी क्रिमेट की, हाँ क्रिमिनेट की, उसके बाद में आप आए और आपके पास में तुरंत ही, जैसे मान लीजिए कहीं मीटिंग है तो आप उधर मीटिंग पे जाओगे, या कोई पार्टी, आप पार्टी में, तो उस चीज़ को आपने घर जा करके तो वो काम नहीं किया कि, तो वो कैसे, मतलब मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि मतलब नहीं सही हैं, गलत हैं? देखो रेगुलर बेसिस पे तो अच्छा, कपड़े बदलना और नहाने का क्यों कहा जाता था, वो उसके पीछे रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाल भी हटवाए जाते होंगे। मेरे हिसाब से बालों का जो बाल हटवाना, घर आकर के नहाना, नए वस्त्र धारण करना, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि कोई भी बॉडी यूं डेथ हुई और यूं क्रिमेट नहीं कर दी जाती है। परिवारजन के लिए वेट किया जाता है, लोग आते हैं, रोना होता है, धोना होता है, प्रोसीजर होता है, उसमें 3-4-5 घंटे जो लगते हैं, 3-4-5 घंटे में जो शरीर से, मृत शरीर से जो बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, वो बैक्टीरिया आपके कपड़ों में, आपके शरीर में, आपके बालों में, देखो नहाने से आपके शरीर का वो चला जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी बालों में रहती हो, तो इसलिए बालों को हटाना और अपने नहलाना और नए वस्त्रों का धारण करना तो इसलिए होता है ताकि वो बैक्टीरिया आपके घर तक ना जाए। और घर का देखो, किसी बीमार मृत व्यक्ति का बिस्तर भी हटाया जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, जो इंसान जिसकी डेथ होती है, तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है, साइंटिफिक रीजन है उसका। ये भी लेकिन जो इंसान कर रहा होता है फिर उसको जैसे 10 दिन 13 दिन जिसका जो भी रहता है, उतने दिन वो एक अलग जगह पे रहता है, अपना खाना खुद बनाता है। माना जाता है, जो मैंने पढ़ा है गरुड़ पुराण में, 13 दिन तक जो एक आत्मा होती
होती है वो आपके आपके आसपास इर्द रहती है। गिर्द आपके जो जिन सामानों के साथ उसका लेना देना था, जिस घर में उसका उठना बैठना था, जिन परिवारजनों का प्रियजनों के साथ उसका बोलचाल था, उन लोगों के साथ उसका मोह नहीं छूटता है और वो माना जाता है कि इर्द गिर्द उसको 13 दिन तक का एक समय लगता है अपना मोह छुड़ा करके जाने के लिए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि सिर्फ अंतिम संस्कार कर देना पूरा प्रोसीजर नहीं है, फिर वहाँ पे एक मोक्ष प्राप्ति की पूजा, पिंडदान करते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म का एक पूरा प्रोसीजर है कि किसी कोई प्रोसीजर में कमी ना रह जाए, ताकि किसी भी वजह से उसकी आत्मा, हमारे प्रियजनों की आत्मा भटकती ना रह जाए, तो उनको कभी मुक्ति मिल तो जाए। कभी जैसे आप इतने लोग का करती है, कभी आपको ऐसा कुछ डर या कुछ ऐसा फील, मतलब हमने जैसे सब लोग कहते हैं ना कि जब उस जगह से आओ तो एक भारीपन महसूस होता है, या वहां मुझे बहुत जाओ लाइट तब फील होता होता है। है। तो आप, लेकिन कभी आपको कभी डर लगा, मतलब आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी पैरानॉर्मल देखो, एक्टिविटी या दो कुछ चीज़ें ऐसा? हैं इसमें, दो चीज़ें हैं। पहले वाले सवाल का हम जवाब ये देते हैं कि मुझे डर शायद इसलिए, या मुझे कभी इस तरह का एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मैं अंतिम संस्कार करती हूँ और उसके बाद में जयराम जी की हम फिर अपने काम में लग जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि हर 15 दिन पे मैं चाहे 40 अस्थियों का विसर्जन, मतलब जो अगर जितनी डेड बॉडीज़ को मैंने क्रिमेट किया होता है, उन सारी डेड बॉडीज़ का हर 15 दिन 20 दिन पे उनको इकट्ठा करके और बिठूर जाते हैं हम। उन सारी उनके सबके फूल चुन करके अलग अलग मटकी में, हांडी में उनको सबको एक साथ ले जा करके उनकी मोक्ष प्राप्ति की, उनका पूरा पिंडदान करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्ति मिल जाए और प्रभु इनको दोबारा जो जन्म दे वो पूरा भरा पूरा परिवार दे, क्योंकि इस जन्म में तो वो लावारिस रह गए थे। तो शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि मैंने पूरा प्रोसीजर मैं निभाती हूँ अंत तो तक, कभी आपके ताकि साथ हाँ, मुझे इस तरह का कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं। दूसरा, आपने कहा कि कभी आपको डर लगा कि नहीं लगा। मैं आपको बताऊँ, एक आम धारणा है, लोगों को लगता है कि जब आप लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं या इस तरह का काम कर रहे होते तो वो एक डर होगा। देखो, डर का एक बेसिक अगर रीज़न खंगालो तो डर आपको उन चीज़ों से लगता है जो चीज़ें आपके यहाँ पे एक स्मृति छूट जाती है। आपको किसी का चेहरा याद होगा, या आप एक इमेजिन कर लो कि भूत ऐसा होता हो, हाँ हाँ तो वो एक इमेजिनेशन। अब हम मान लो दिन भर में 14 लोगों का मैंने क्रिमेशन किया, 4 लोगों का क्या, लावारिस लोग हैं, आपको सबका चेहरा नहीं याद रह सकता है। तो जब चेहरा नहीं याद रहेगा ना, तो डर हाँ, का तो भी तो एक मन में चेहरा तो होता है एक ना। हाँ, तो एक आकृति हाँ, होती तो है। जब आपको चेहरा नहीं याद है तो फिर आपको वो डर नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन मुझे आज तक अगर 2 बार 3 बार जो भी जीवन में डर लगा, वो हमेशा नोन फेसेस से लगा है। ये छोटे छोटे किस्से हैं, कभी वक्त हुआ तो हम बात को बताएंगे। नोन फेसेस आपको डरा जाते हैं क्योंकि वो चेहरा आपकी स्मृति में रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ एक अजीब बात हमेशा होती है कि जब हम अंतिम संस्कार की जो पूजा कर रहे होते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम ही किसी को बता रही हूँ, तो जो हांडी में जो राख चुन के, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी राख होती है, उनमें उसमें जली हुई हड्डियां भी होती हैं। हैं। अब आपको मैं बताऊं कि वो हर बार एक हड्डी का छोटा पोर्शन, मैं साड़ी पहन के ही पूरी पूजा करती हूँ, एक छोटी सी हड्डी मेरे साथ घर वापस ज़रूर आती है। मैं चाहे जितना सलीके से और ध्यान दे के वो पूजा करूँ, लेकिन वो जब साड़ी को उस धुलना होता है, एक छोटी सी हड्डी का, उन 40 50 60 जो भी अस्थियाँ होती हैं, उनमें से एक छोटा हिस्सा मेरे साथ हमेशा आता है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों आता है, लेकिन हाँ, मुझे कभी डर नहीं लगता इन चीज़ों से। वर्षा जी, जैसे कि हम लोग ने ये जो डिस्कशन किया कि अंतिम संस्कार और सारी चीज़ें, ये एक समाज सेवा मतलब जो आप करती आ रही हैं, तो एक कहावत है कि बदनाम नहीं हुए तो नाम क्या हुआ। तो वैसे ही जो है हम, मतलब ये भी, मतलब जितना अब इतनी रिसर्च एक करिए तो सिक्के के कुछ 2 पहलू हैं। जी, तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने आपके बारे में, मतलब कह सकते हैं कुछ विवाद हैं ऐसे, या कुछ आपके ऊपर लगे हुए आरोप भी कह सकते हैं कि एक कहीं पे पढ़ा था कि आप इसलिए लाशें ढोती हैं कि अपनी बेटी की पढ़ाई करा सकें, तो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो सबके सामने है। लोगों को ये बात पता है कि मेरी जितनी भी सर्विसेज है पूरी तरह से निःशुल्क हैं। जब हम किसी से शुल्क लें, किसी चीज़ का फ़ीस लें, तो हम अपनी बिटिया की फ़ीस जमा करें। एक अखबार ने उस समय छाप दिया था, बिटिया की स्कूल फ़ीस जमा करने के लिए फूकती हैं लाशें। तो ये
बड़ा सनसनी तो दे रही है ये खबर, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कितनी आप समझिए ना कि हमारे जो हस्बैंड है, बिटिया के जो पापा हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी में। तो क्या वाकई में ज़रूरत पड़ती होगी मुझे कि मैं लाशें फूकूं, फिर वहाँ से पैसे कमाऊं, फिर वहाँ से हम बिटिया की फ़ीस सबमिट करें? अच्छा, जब सारी चीज़ें मैं निःशुल्क कर रही हूँ तो वो तो जड़ से खारिज हो जाती है वही लाइंस। तो इस तरह से एक ये खबर थी जो बड़ी हाईलाइट हुई थी। एक दूसरी खबर थी द्वारिका का एक चैनल, दिल्ली द्वारिका का एक चैनल था, जिसने कुछ इस तरह की खबर चलाई थी कि कोरोना की आड़ में एनजीओ संचालिका डॉक्टर के साथ मिल करके करती हैं अंगों की तस्करी। हाँ, तो ये भी मुझे पूछना था आपसे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडिया का मामला उस समय और कोरोना के समय जी। अगर ये सनसनीखेज फैल जाए तो आप सोचिए कि मॉब लिंचिंग का शिकार में हो हम्म। सकती थी। उसमें कोई आपको पूछ के नहीं मारता कि आप हैं गिल्ट या नहीं है, नहीं या है, कल्पिट हाँ। है कि नहीं है। तो वो मॉब लिंचिंग का वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी सारी चीज़ें। फिर खैर कुछ समय पहले मुझे आज तक ने चूंकि कवर किया था, तो आज तक ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, और आज तक ने डायरेक्ट फिर वहाँ पे एक कॉल करके जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सुनाई थी, तो उसने साफ कहा कि मुझे तो पता है कि वो अंगों की कोई तस्करी नहीं कर रही, वो तो कितने सालों से यही क्रिमेशन का काम करती है, लेकिन इस खबर से मेरे चैनल की टीआरपी यहाँ से यहाँ आ गई है, तो मैं इस खबर को नहीं रोकूंगा। उन्होंने साफ कहा, वो क्लिप मेरे पास आई। तो खैर फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और उनके ऊपर जो मैंने केस कर रखा है उसके लिए भी कुछ समय पहले भी मेरे पास समय कॉल आया था कि मैम प्लीज़ अब आप केस बंद कर लीजिए, क्लोज़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, हमें माफ़ी दे दीजिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर मेरा ये मानना है कि जब आप केस वापस लिया? नहीं, कदापि नहीं लेंगे हम, गलत चीज़ के लिए हम कभी साथ नहीं खड़े हैं किसी के। जी जी। तो इस तरह से हाँ, लेकिन एक ये चीज़ जहन में आ गई थी कि अब हमने अंगों की तस्करी तो कर ही ली है, और अब एक भू माफिया और बन जाए तो हमारा नहीं, तो आपके ऊपर एक और भी केस है, डकैती का केस डकैती है। का, हाँ भाई, इसीलिए कि डकैती का चल ही रहा है। तो वो और डकैती का केस क्या था आपका? डकैती का केस भी बड़ा पेचीदा सा था, और वो बात करते समय फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। गोमती नगर लखनऊ में जितने लोग रहते हैं, या लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको एक राधा और मुन्नी अम्मा, एक दो बुजुर्ग महिलाएं, उनकी कहानी के बारे में लोगों को ज़्यादातर पता है। उनके फादर सीएमओ थे, और परिवार की स्थितियां बिगड़ती गई, और उनका जो घर था एक एक करके सबकी डेथ हो गई, और राधा मुन्नी दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। बल्कि ये एक टाइम पे मुझे लगता है लॉरेटो में या लमार्स में कहीं पे ये एज अ लेक्चरर थी। ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड पहनना ओढ़ना वाली वो दोनों महिलाएं थी। उनकी सेवा हम लोग करते थे। उनका पूरा घर एक कचरे का घर, जो एक कूड़ा घर जिसे कहते हैं ना, उसमें तब्दील हो गया था। तो उनकी सेवाएं निरंतर कई वर्षों से चल रही थी, और उनके ही फैमिली मेंबर्स, चूंकि दोनों मानसिक थी, वो लोग चाह रहे थे कि ये दोनों मर जाएं या कहीं चली जाएं, तो कम से कम वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। अच्छा, उनकी आखिरी इच्छा ये थी, उतना वो सेंस में रहती थी कि वो, उनका ये कहना था कि हमारा लास्ट जो सांस लें हम, वो इसी घर में ले लें, उसके बाद में किसका क्या हो जाता है भाई, ऑब्वियस है, कोई ऊपर तो लेकर के जाएगा नहीं। तो एक दिन जब वो घर पे नहीं मिली, तो मैंने उनके लिए वो जो गुमशुदगी की पूरी रिपोर्ट लगाना, जब वो मिली नहीं तो बाहर से ताला लगा था। उनकी घर की दीवारें छोटी छोटी थी, तो हम फांद दिया, और मुझे अक्सर फांदना होता था। होता क्या था कि वो अक्सर सो जाती थी तो उठती नहीं थी, तो मेरे लिए वो हाँ, मतलब डेली का, नॉर्मल ही हाँ था, नॉर्मल। डेली का था कि नहीं खोल रही हैं तो मुझे जा करके फांद करके, हम जाते थे साफ सफाई करते थे, उनके खाना पीना सारा ध्यान रखते थे, डेली का मेरा था। तो एक दिन जब ये हुआ, तो मैं फान के अंदर गई कि देखें जा कर के, सो ही रही होंगी, मुझे लगा रोज की तरह सो रही होंगी। तो वो दोनों गायब थी, और उन्हीं के घर वालों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया, मतलब रिपोर्ट लिखा दी कि मैंने इनके घर में डकैती की है। डकैती में अगर तो आप डकैती में मतलब हाँ, वो घर में था क्या? मैं बता रही हूँ। जी। डकैती में अब आप ये सोचो कि उस परिवार में क्या था। सुसु और पॉटी में लिप्त कई सारे ब्लैंकेट्स, कई सारे कपड़े, कई सारी साड़ियाँ, जो मैं बर्तन उनको दिया था खाने पीने के लिए। टिफिन हम अपने घर से बना करके खाना लेके आते थे, तो वो तो टिफिन मेरा था, तो खैर उससे परे रह गए हम। एक उनके पास लोटा था जिसमें वो चाय बनाती थी, उसकी डकैती डाली मैंने। उनके पास 3 टूटी चप्पलें थी, मतलब टूटी ही थी, मतलब 3 जोड़ी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोड़ी चप्पलें,
3 टूटी, वो डकैती डाली मैंने। तो ऐसी छोटी, हाँ, कुछ बहुत सारे भगवान जी थे, कुछ कैलेंडर्स जो मुन्नी सड़कों से बटोर के लाती थी, कुछ पूजा की टूटी हुई मूर्तियां, तो ये सब मैंने तो डकैती बड़ी डाली डकैती थी। थी, तो मतलब ये बड़ी बहुत बड़ी डकैती थी। डकैती। तो फिर मुझे लगा कि डकैती हो गई, अंग तस्करी हो गई, अब भू खनन का करते हैं और फिर उसके बाद में मार्केट में हम दाऊद इब्राहिम बन के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्षा वर्मा जी, एक कोशिश ऐसी भी एनजीओ की फाउंडर। उम्मीद है आज की बातचीत से आपके दिल में भी इंसानियत का एक छोटा सा दिया ज़रूर जला होगा। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए एक छोटी सी कोशिश भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।